नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। मेक इन इंडिया पहल की वजह से भारत ने रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। 2023-2024 में रक्षा उत्पादन ने 1.26 लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, जो पिछले साल से करीब 17% ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने 2023-2024 में रक्षा उत्पादन में भारत की अब तक की सर्वाधिक वृद्धि की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने लिखा, बहुत ही उत्साहजनक विकास, उन सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने इस उपलब्धि में योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया कार्यक्रम वर्ष दर वर्ष नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। वर्ष 2023-2024 के दौरान उत्पादन के कुल मूल्य में डीपीएसयू और अन्य पीएसयू द्वारा लगभग 79.2% और निजी क्षेत्र द्वारा 20.8% का योगदान किया गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ने रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत सुधारों और व्यापार करने में आसानी से जुड़े कदमों के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई है। स्वदेशीकरण के प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी रूस यात्रा के बारे में विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, प्रधानमंत्री 8-9 जुलाई को 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर मॉस्को की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि इन मुलाकातों के बाद दोनों नेताओं के बीच एक प्रतिबंधित स्तर की बातचीत होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। विदेश सचिव ने बताया कि भारत अपनी रणनीतियों में रूस को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में महत्व देता है। इन संबंधों की वजह से ही मुश्किल वक्त में रक्षा आपूर्ति, युद्ध के दौरान सहायता, परमाणु ऊर्जा में सहयोग, जीवाश्म ईंधन और कश्मीर मुद्दे पर रूस भारत का समर्थन करता आया है। पीएम मोदी की आगामी ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर प्रेस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि पीएम मोदी पहली बार ऑस्ट्रिया के आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। पिछले 40 वर्षों में ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में 36 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम, शौर्य एवं वीरता के लिए 10 कीर्ति चक्र 7 मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए। पुरस्कार पाने वालों में भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अफसरान और जवान शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और किंजरापू राममोहन नायडू की उपस्थिति में एयरबस और गतिशक्ति विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू के मुताबिक बीटेक एविएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 40 विद्यार्थियों को एविएशन उद्योग का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई कि इस पहल से कई लोगों को रोजगार हासिल होगा। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय नागर विमानन उद्योग तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। ऐसे में कुशल कार्यबल तैयार करना भी आवश्यक है। इस दिशा में ये करार कारगर साबित होगा। भारत में एयरबस के अध्यक्ष और एमडी रेमी मेलार्ड ने कहा कि हम भारत के गतिशक्ति मिशन का समर्थन करते हैं। समझौते के तहत एयरबस नागर विमानन के क्षेत्र में कुशल कार्यबल तैयार करेगा, जिसकी मांग दुनिया भर में महसूस की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 77 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा राज्य में 236 बिजली आपूर्ति योजनाएं और 19 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं।
भारी बारिश से चंबा, कांगड़ा, शिमला, लाहौल में जिंगवार में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। साथ ही कांगड़ा में बारिश के कारण एक पुल बह जाने से रास्ता बंद हो गया है। मंडी में बिजली आपूर्ति में सबसे ज्यादा व्यवधान देखने को मिला है। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां कई इलाकों में आंधी और बिजली गिरने के साथ काफी भारी बारिश की चेतावनी है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जलभराव से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करके स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। तटबंध टूटने से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिसे देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर के कई भागों में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली, जिससे लोगों को यातायात में काफी परेशानी हुई। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में देश में कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी ने इस मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में नकद, कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा GNCTD नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर कार्रवाई की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के अहम घटक दल तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इस महीने संभावित आम बजट 2024-25 से पहले ये मुलाकातें अहम मानी जा रही हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की सराहना की है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने हमेशा मेरे पिता के अनुभवों को सम्मान दिया, उन्हें मंत्रिमंडल में उचित स्थान दिया। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्री अमरनाथ यात्रा जारी है। तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक यात्रा आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुई। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान सेना के जवान श्रद्धालुओं की पूरी मदद कर रहे हैं। रास्ते में जगह जगह मेडिकल शिविर लगाए गए हैं, ताकि यदि किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो तुरंत उपचार किया जा सके। उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में सनातन धर्म के खिलाफ जो बातें कही हैं वो जघन्य अपराध है। झारखंड में बीजेपी विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहां की गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा, भ्रष्ट, बेईमान और अराजक सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से कांग्रेस नेता और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और हिम्मत दी। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करना बंद करें। देश में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, इसलिए राहुल गांधी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में एडीजी जोन ने घटना से जुड़ी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसके बाद राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह रिपोर्ट दी है। एडीजी आगरा के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। अब इस मामले की जांच न्यायिक आयोग कर रहा है, इसलिए एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी न्यायिक आयोग को सौंपी जाएगी। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत नादिया जिले में तैनात 68वीं बटालियन के जवानों ने राजस्व खुफिया निदेशालय कोलकाता के साथ एक संयुक्त अभियान चलाकर 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे 16 सोने की ईंटें बरामद की गई हैं।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा क्षेत्र के किकिरदा गांव में कुएं में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। ये दुखद हादसा उस वक्त हुआ जब कुएं में गिरी लकड़ियों को निकालने के लिए कुएं में उतरे 5 लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक इस वर्ष आगामी 12, 13 एवं 14 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाली है। नीट पीजी की परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से बताया गया है कि 11 अगस्त को नीट पीजी की परीक्षा आयोजित होगी। पहले यह परीक्षा 22 जून 2024 को आयोजित होनी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अन्नपूर्णा अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पंजाब के लुधियाना में शिवसेना के नेता संदीप थापर के ऊपर निहंगों ने हमला कर दिया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि निहंग बाणे वाले कपड़े पहने 3 लोगों ने अचानक से संदीप थापर पर हमला कर दिया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने वहां प्रभावित स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब मामले से जुड़े सीबीआई के मामले में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। के कविता को सीबीआई ने इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। ओडिशा हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राजभवन बिरसा मंडप में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई। नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। एफिडेविट में कहा गया है कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है। कई राज्यों में पेपर लीक के आरोपों की जांच चल रही है। हलफनामे में कहा गया है कि गिरफ्तारियां भी की गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में सीबीआई को आदेश दिया है कि वो भर्ती के लिए परीक्षा में इस्तेमाल की गई ओएमआर शीट से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष एजेंसी की मदद ले। कोर्ट ने 2014 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया है। मामले में सिंगल जज बेंच ने कहा कि ओएमआर शीट पर मौजूद डेटा को दोबारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन उठापटक वाला रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 53 अंक की गिरावट के साथ 79,996 पर बंद हुआ। शुक्रवार को निफ्टी 21 अंक की तेजी के साथ 24,323 पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक की शेयरों में गिरावट के कारण बैंकिंग सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। बैंक निफ्टी 443 अंक गिरकर 52,660 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में रिलायंस, एसबीआई, एनटीपीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील के शेयर चढ़े। वहीं एचडीएफसी बैंक, टाइटन, टाटा स्टील, M&M, इंडसइंड बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट लाल निशान में बंद हुए। भारतीय रेलवे ने 2024-2025 और 2025-2026 में करीब 10,000 नॉन एसी कोच की मैन्युफैक्चरिंग की योजना बनाई है, जिससे बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और आम आदमी को यात्रा करने में सुविधा हो। एप्पल के बाद अब गूगल भी भारत में अपने पिक्सल स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी की योजना भारत में फोन मैन्युफैक्चरिंग कर अमेरिका और यूरोप में निर्यात करना है। जून 2024 में शाकाहारी थाली की कीमत पिछले साल जून के मुकाबले 10% बढ़ी है। वहीं मांसाहारी थाली की कीमत में 4% की गिरावट देखने को मिली है।
भारत के एफएमसीजी सेक्टर में 2024 के शुरुआती 6 महीने में विलय और अधिग्रहण की गतिविधियां बढ़कर $938 मिलियन रही हैं। वेंचर इंटेलिजेंस के मुताबिक ये पिछले 4 वर्षों में एफएमसीजी मार्केट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी सज्जन जिंदल ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 15,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है। बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संचालन को व्यवस्थित करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये संशोधन 1 अगस्त 2024 से लागू होंगे। दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने अपने ग्राहकों से जुड़ी जानकारी में सेंध की खबर को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। उसने कहा कि इस तरह का दावा ब्रांड की छवि को खराब करने का एक हताश प्रयास है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विनिर्माण कंपनियों का तिमाही सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के ऑर्डर बुक, मौजूदा भंडार और क्षमता उपयोग का तिमाही सर्वेक्षण शुरू करने की शुक्रवार को घोषणा हुई। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार जीत हुई है। 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर करते हुए लेबर पार्टी की सरकार ने सत्ता की दहलीज पर कदम रखा। ब्रिटेन के 650 सदस्यों वाले निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत के लिए 326 सीटें जीतना जरूरी होता है। कीर स्टारमर की अगुवाई में चुनाव मैदान में उतरी मुख्य विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी को 410 सीटों पर जीत मिली है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई में चुनाव लड़ी कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटें ही जीत सकी। लिबरल डेमोक्रेट को 67 सीटें मिली हैं। ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। चुनाव में जीत के बाद लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर बकिंघम पैलेस पहुंचकर किंग चार्ल्स तृतीय से प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी ले चुके हैं। किंग से मुलाकात के बाद कीर स्टारमर आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। पेशे से वकील कीर स्टारमर ने चुनाव जीतकर पिछले 14 साल से सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को न सिर्फ 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर का रास्ता दिखाया, सबसे खराब दौर से गुजर रही लेबर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर स्थापित भी कर दिया। स्टारमर पहली बार 2015 में संसद के लिए चुने गए। इसके बाद वो 1 साल तक ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट में आव्रजन मंत्री थे। इसके अलावा स्टारमर 2016 से 2020 तक यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए शैडो राज्य सचिव भी थे। ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक कैबिनेट का प्रदर्शन अब तक सबसे खराब रहा है। 11 मंत्रियों ने सीटें गंवाई हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता और ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी साउथ वेस्ट नॉरफॉक सीट से चुनाव हार गईं। रिकॉर्ड संख्या में ऋषि सुनक सरकार के कैबिनेट मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा सके। चुनाव हारने वालों में शिक्षा मंत्री गिलियन कीगन, रक्षा मंत्री ग्रांट शैप्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता पेनी मॉर्डंट सबसे हाई प्रोफाइल कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं। जहां टोरी पार्टी के दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, वहीं ब्रिटेन के चुनाव में कुछ दलों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया। रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता निगेल फरेज 8वें प्रयास में कलेक्टन सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचने में कामयाब रहे। साथ ही उनकी पार्टी के 3 अन्य नेताओं को भी संसदीय चुनाव में जीत मिली और दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके 4 सीटें जीतने में सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के आम चुनाव में उल्लेखनीय जीत के लिए कीर स्टारमर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने संदेश में उन्होंने सभी क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की आशा की कामना की। ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण के लिए हुए मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। पहले चरण के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला था।
शुक्रवार को होने वाले मतदान में दो उम्मीदवारों में से सुधारवादी मसूद पेजेश्कियन और कट्टरपंथी नेता सईद जलीली के बीच कड़ी टक्कर है। ईरान में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 50% वोट हासिल करना जरूरी होता है। पहले चरण में हुए चुनाव में पेजेश्कियान को 42.5% वोट मिले थे, जबकि सईद जलीली को 38.8% वोट मिले। इन दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी 50% वोट हासिल नहीं कर पाया। इटली ने स्ट्रोम्बोली द्वीप पर ज्वालामुखी गतिविधि पर रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने सिसिली के कैटेनिया हवाई अड्डे को बंद कर दिया। एटना के बोरागीन ज्वालामुखी पहाड़ के मुख से ज्वालामुखीय गतिविधि 4 साल के बाद इस सप्ताह जोरदार विस्फोटों के साथ तेज हो गई है। तूफान बेरिल ने कैमन द्वीप समूह और जमैका में तबाही मचाने के बाद मैक्सिको को अपनी चपेट में ले लिया है। बेरिल ने मैक्सिको के शीर्ष पर्यटन रिजॉर्ट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये तूफान युकाटन प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर मैक्सिकन समुद्र तट रिजॉर्ट टुलम तक पहुंच गया है। तूफान से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। तूफान बेरिल ने पिछले कुछ दिनों में कई छोटे कैरिबियाई द्वीपों में विनाश के कई निशान छोड़े हैं। मैक्सिको के शहर कैनकन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतिम उड़ान पकड़ने की उम्मीद कर रहे पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था। राज्य के राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि लगभग 100 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बार पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि ओलंपिक सीखने का और आगे की तैयारी के लिए भी एक बड़ा मंच होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की कोशिश 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने की है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुरोध किया कि पेरिस ओलंपिक की सुविधाओं को ऑब्जर्व करें और उन्हें सुझाव दें। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान कहा कि वो इस बार अपने पदक का रंग बदलना चाहती है। जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है और वो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों ने भी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन ने भी ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग ले रही प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके चलते खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तीरंदाज दीपिका कुमारी चौथी बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि अपने पिछले अनुभवों के दम पर वो इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई करेंगे। भारत के दिग्गज क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। पंकज आडवाणी ने सेमीफाइनल में सौरभ कोठारी को 5-0 से मात दी। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अर्जेंटीना ने इक्वाडोर को पेनल्टी शूटआउट में मात दी। अर्जेंटीना के कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में पहुंचने पर टीम के प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों को महाराष्ट्र विधान भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। कल की 2898 AD के डायरेक्टर नाग अश्विन ने इसके सेकंड पार्ट के बारे में भी खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के दूसरे पार्ट में प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। पॉपुलर वेब सीरीज मिर्जापुर का तीसरा सीजन रिलीज हो चुका है। जहां से दूसरा सीजन खत्म हुआ था, वहीं से मिर्जापुर 3 की कहानी शुरू हुई है। दर्शकों द्वारा सीरीज के तीसरे सीजन को पसंद किया जा रहा है।
YRF की पहली फीमेल स्पाई यूनिवर्स फिल्म का नाम अल्फा होगा। इस फिल्म में आलिया भट्ट अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करती दिखेंगी। सोनू सूद ने हैदराबाद में खाने का स्टॉल लगाने वाली महिला दसारी साई कुमारी से मुलाकात की, जिन्हें कुमारी आंटी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंटी के साथ एक वीडियो शेयर करके लोगों को उन्हें सपोर्ट करने को कहा। फेमस कोरियोग्राफर गीता कपूर आज अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए डांस शो सुपर डांसर के सेट से एक वीडियो पोस्ट किया। एक्ट्रेस श्रुति हासन ने अपनी अपकमिंग फिल्म कुली की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म के जरिए वो पहली बार तमिल मेगा स्टार रजनीकांत के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। रश्मिका मंदाना इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म कुबेर को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म से उनका फर्स्ट लुक वीडियो रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शेखर कम्मुला ने की है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अपकमिंग इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा फिल्म बयान में लीड रोल में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग इस महीने राजस्थान में शुरू होगी। फिल्म का निर्देशन विकास मिश्रा ने किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।